मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि कृपया मानुषी इंडिया चैनल को औरों तक पहुँचाने में हमारी सहायता कीजिए, इसकी आउटरीच बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। आप जानते ही हैं कि पिछले कई वर्षों से बीजेपी आईटी सेल ने मानुषी इंडिया चैनल को, मेरे ट्विटर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को, सभी जगह मुझे टारगेट किया हुआ है। तो ये चैनल तभी चल सकती है यदि आप लोग सहायता करेंगे, इस चैनल को ज़िंदा रखने में हमारी मदद करेंगे। और केवल इसकी आउटरीच ही नहीं, बढ़ाने में मदद चाहिए हमें कि आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार सदस्यों के साथ, पड़ोसियों और कॉलीग्स के साथ इस चैनल के कंटेंट को शेयर कीजिए, लेकिन स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए और यथासंभव आर्थिक सहयोग भी कीजिए, क्योंकि आपके आर्थिक सहयोग के अलावा हमारे पास और कोई आमदनी का साधन नहीं है इस चैनल को ज़िंदा रखने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स तो बहुत उत्साहित करते हैं, पर अब इस उत्साह में कृपया थोड़ी आर्थिक मदद भी जोड़ दीजिए। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि देश भर में छात्रों के फैलते आक्रोश और विद्रोह ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यह आक्रोश किसी भी राजनीतिक पार्टी की बदौलत उठ खड़ा नहीं हुआ। और ये गुस्सा केवल छात्रों तक सीमित नहीं, छात्रों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं, क्योंकि उच्च स्तरीय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पेपर लीक्स के अलावा अनेकों किस्म के घोटालों और सरकारी नौकरियों में चल रही खरीद बेच की वजह से देश के सभी परिवारों को अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हमारे देश की सभी सरकारों की ये पुरानी फितरत रही है, भले वो किसी भी पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार हो, कि जैसे ही कोई नया स्कैम या भीषण सामाजिक समस्या समाज को आंदोलित कर देती है तो उस आक्रोश को दबाने हेतु सभी सरकारें आनन फानन में एक नया कड़ा दिखने वाला कानून पारित कर देती हैं या फिर मौजूदा कानूनों को और कठोर बना देती हैं। कोई ये नहीं पूछता कि मौजूदा कानून फेल क्यों हुआ, और यदि पुराना कानून इसलिए निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि कानून लागू करने वालों ने ही अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम दिया, तो क्या गारंटी है कि नया कानून सार्थक सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते घोटालों के रिस्पॉन्स में सन 2024 में मोदी सरकार द्वारा पारित द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को संशोधित करने की जो नौटंकी मोदी सरकार ने जुलाई 2026 में रचाई है, उसके बारे में यही कहना उपयुक्त होगा कि कैंसर से ग्रसित किसी टर्मिनली बीमार मरीज के शरीर पर बड़ी मोटी सी बैंडेड लगा दी गई हो। दुखदाई सच तो ये है कि सरकारी तंत्र ने स्वयं शिक्षा संस्थानों के नाम पर अपराधी तत्वों के अड्डे खड़े कर दिए हैं, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ना तो नियत रखते हैं और ना ही काबिलियत। इसलिए वे केवल फर्जी डिग्रियां बेचने का व्यापार चला रहे हैं। उदाहरणतः हर प्रांत में अनेकों ऐसे कॉलेज हैं जो केवल कागजों में पाए जाते हैं, लेकिन सरकार की ग्रांट धड़ल्ले से मिलती रहती है। हाल ही में भोपाल के पास श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के स्कैम का खुलासा हुआ। बहुत टिपिकल स्कैम है ये कॉलेज बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड है। कागज़ों में दावा है कि यहाँ से हर साल 150 बीएड छात्र स्नातक होकर निकलते हैं, लेकिन कॉलेज है कहाँ?
जब मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला कि यह कॉलेज केवल कागज़ों पर मौजूद है। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज पते पर कोई इमारत है ही नहीं, केवल ये घास का मैदान मिला। और तो और मिलेनियम कॉलेज तथा बगलामुखी कॉलेज भी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में इसी एक पते पर पंजीकृत पाए गए। जांच का दायरा और बढ़ा तो और भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 125 प्राइवेट बीएड कॉलेजों में से अधिकांश में भयंकर गड़बड़ियां पाई गई। कई सारे कॉलेज बिल्कुल फर्जी निकले। कॉलेज के नाम पर एक टिन शेड भी नहीं था। कुछ एक ही कमरे में गोरख धंधा चला रहे थे। लेकिन ये फर्जी कॉलेज खूब धड़ल्ले से डिग्रियां बेच रहे हैं। ऐसे भयंकर स्कैम इसलिए संभव हुए क्योंकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने केवल नोटरी से सत्यापित शपथ पत्रों के आधार पर उस फर्जीवाड़े को कॉलेज के रूप में मान्यता दे दी। ये किसी से छिपा नहीं है मित्रों कि इसके पीछे किन किन सरकारी और पॉलिटिकल डॉन्स का हाथ है। पूरा खेल इस रैकेट पर आधारित है। रिश्वत दो और एफिलिएशन हासिल कर लो, बिना कॉलेज स्थापित किए कागजी कार्यवाही में फर्जी संस्था बना लो। ना तो कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का खर्चा और ना ही अध्यापकों की नियुक्ति करके उनको पगार देने की मजबूरी। लेकिन फर्जी कॉलेजों की फर्जी डिग्रियां धड़ल्ले से बिक रही हैं और इससे करोड़ों की कमाई बिना काम धाम किए हो रही है। फिर इन्हीं फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवार कुछ और रिश्वत देकर शिक्षक की नौकरी या अन्य क्षेत्रों में नौकरी हासिल कर लेते हैं। ऐसे फर्जी कॉलेज देश भर में भरे पड़े हैं जो एमबीबीएस से लेकर इंजीनियरिंग तक की फ्रॉड डिग्रियां नीलाम कर रहे हैं। और ये सब फरेब केवल भाजपा की बदौलत नहीं है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों की सरकारों के दौरान भी यही फ्रॉड्स पनपते रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस शासन में अच्छी शिक्षा संस्थाएं भी स्थापित हो पा रही थी, लेकिन भाजपा की सरकारें स्कैम्स पर ही टिकी हैं और बची खुची अच्छी संस्थाओं को तबाह करने में माहिर है। ऐसे कॉलेजों को एक्रेडिटेशन कैसे मिलता है, इसकी दास्तां मुझे फर्स्ट हैंड एक मित्र से सुनने को मिली जो दिल्ली विश्वविद्यालय के फिज़िक्स डिपार्टमेंट के एक नामी ग्रामी प्रोफेसर पद पर नियुक्त थे। लेट्स कॉल हिम प्रोफेसर एलडी। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले उन्हें उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में स्थित साइंस कॉलेज की इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था क्योंकि उस संस्था ने एक्रेडिटेशन और यूजीसी ग्रांट के लिए अप्लाई किया था। प्रोफेसर एलडी को प्राइवेट टैक्सी में उस कॉलेज तक ले जाया गया और खेत खलिहानों के बीच निर्मित एक मामूली सी बिल्डिंग के सामने उतार दिया। यहाँ 2 बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें उस कॉलेज के ओनर डायरेक्टर के पास ले गए। प्रोफेसर एलडी ने बताया कि उस कमरे में बैठा बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति साफ माफिया डॉन लग रहा था, जिसका दूर दूर तक शिक्षा के क्षेत्र से संबंध होने का कोई लक्षण नहीं दिखा। चाय पानी की औपचारिकता के बाद उस डॉन नुमा व्यक्ति ने प्रोफेसर एलडी को एक फाइल थमाई और कहा, अब इन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रोफेसर साहब उनके हुक्म को सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन कमरे के बाहर 2 गनमैन भी खड़े थे। उस सारे माहौल में प्रोफेसर साहब को डर भी लग रहा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर बोले, लेकिन हस्ताक्षर तो आपके कॉलेज के साइंस ब्लॉक की इंस्पेक्शन के बाद ही कर पाऊंगा। डॉन साहब को ये उत्तर कतई पसंद नहीं आया और धमकी भरे स्वर में बोले, चलिए साइंस ब्लॉक की इंस्पेक्शन भी कराएं, लेकिन पेपर्स तो साइन करने ही पड़ेंगे, पहले करो या बाद में।
प्रोफेसर एलडी ये देखकर दंग रह गए कि साइंस कॉलेज तो क्या, वह बिल्डिंग एक सामान्य प्राइमरी स्कूल के लायक भी नहीं थी। 2-4 खाली कमरे जिनमें मात्र डेस्क इत्यादि रखे थे। उस बिल्डिंग में ना ही कोई साइंस टीचर मौजूद था और ना ही एक भी छात्र। केवल एक क्लार्क कम प्यून नुमा व्यक्ति उन्हें डायरेक्टर साहब के कमरे में दिखा। साइंस लैब के नाम पर एक फटीचर सा बड़ा कमरा था, जहाँ शेल्व्स पर हरे, नीले, लाल, पीले तरह तरह के रंगों के पानी से भरे प्लास्टिक जार्स रखे हुए थे। उन्हें बताया गया कि ये साइंस लैब में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये केमिकल्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्लास्टिक जार्स में केमिकल्स रखे ही नहीं जा सकते। इस पर डॉन नुमा व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ के केमिकल्स प्लास्टिक जार्स में बहुत खुश रहते हैं। ये शायद दिल्ली के केमिकल्स की समस्या होगी कि वह शीशे के जार्स को ही पसंद करते हैं। जब प्रोफेसर साहब ने पूछा कि फिज़िक्स और बायोलॉजी की लैब्स कहाँ हैं, तो जवाब मिला, आप क्यों चिंतित हैं उन लैब्स के लिए, समय आने पर वे भी बन जाएंगी। यानी वह खुलेआम प्रोफेसर साहब की इंस्पेक्शन का मजाक उड़ा रहे थे। जब प्रोफेसर साहब वापस मैनेजिंग डायरेक्टर के कमरे में पहुंचे तो उन्हें बहुत साफ शब्दों में चेताया गया। आई कोट, आपको मेरे कमरे के बाहर ये 2 गनमैन तो दिख ही रहे हैं ना, खिड़की से देखिए 2 और गनमैन बाहर अहाते में भी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, यदि आपको अपने घर दिल्ली सुरक्षित पहुंचना है तो कृपया चुपचाप इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर साइन कर दो। हर कॉलम हमने पहले से ही ठीक ठाक भर रखा है, आपको फालतू मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये सुनकर प्रोफेसर साहब के तो हाथ पांव कांपने लगे। उस सुनसान स्थान पर तो उनकी गुहार सुनने वाला कोई भी नहीं था। ये साफ जाहिर था कि यहाँ बहादुरी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। यह भी स्पष्ट था कि ऊपर के अधिकारियों से उस माफिया डॉन की सेटिंग पहले से ही मजबूत थी, वरना इतने अहंकार और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रोफेसर को धमकाना संभव नहीं था। अपना ज़मीर मारकर फिज़िक्स के प्रोफेसर एलडी ने कांपते हाथों से उस फाइल में मौजूद फॉर्म्स पर बिना पढ़े ही साइन कर दिया, ताकि कम से कम जिंदा घर पहुंच सके। लेकिन इसके साथ ये भी फैसला ले लिया कि आगे से कभी किसी कॉलेज की एक्रेडिटेशन संबंधी इंस्पेक्शन में नहीं जाएंगे। देश भर में फर्जी कॉलेजेस के अनेकों किस्से मिल जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी को नहीं, क्योंकि ऐसे सभी कॉलेज बहुत प्रभावशाली पॉलिटिकल डॉन्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे कॉलेज से डिग्री प्राप्त छात्र एक चपरासी की नौकरी के काबिल भी नहीं होते, लेकिन यदि नौकरियों की भर्तियां चढ़ावा चढ़ाने से ही हो रही हैं, काबिलियत देखकर नहीं, तो उन्हें नौकरियां भी मिल जाती हैं। और तो और नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ में भी पीएचडी की थीसिस तक किसी और से 20-30 हज़ार रुपये देकर लोग लिखवाते आए हैं, और उस फर्जी पीएचडी के आधार पर धड़ल्ले से नौकरियां भी हथिया रहे हैं। ये बीमारी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जड़ें मजबूत कर चुकी है। ऐसी ही एक थीसिस कई वर्ष पहले मेरे पास इवैल्यूएशन के लिए आई थी। विषय था महिलाओं के सशक्तिकरण में महात्मा गांधी का योगदान। 1980 के दशक में मेरा लिखा गांधी एंड वुमेन नामक एक लंबा रिसर्च पेपर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली नामक एकेडमिक जर्नल में छपा था। बाद में उसको एक छोटी पुस्तक के रूप में भी मैंने पब्लिश किया, क्योंकि बहुत लोग उस रिसर्च पेपर की कॉपी मांगते थे। जब इस महिला की थीसिस मैंने पढ़नी शुरू की तो ये देखकर मैं तो दंग रह गई कि ये थीसिस तो होलसेल कॉपी थी मेरे रिसर्च पेपर की,
और वह भी बिना एक्नॉलेजमेंट के। उसमें नाम मात्र भी ओरिजिनल रिसर्च नहीं थी। फ़र्क सिर्फ एक ही था कि मेरा ओरिजिनल पेपर अंग्रेज़ी में था और उस महिला की थीसिस हिंदी में थी। उस पीएचडी स्टूडेंट की सुपरवाइज़र जानी मानी फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट कम प्रोफेसर थी। वे मेरी अच्छी जानकार थी, इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन करके अपनी दुविधा बताई कि पूरी तरह से मेरे ही रिसर्च पेपर से प्लेजराइज थीसिस को मैं कैसे अप्रूव कर दूं। इस पर उनकी सुपरवाइज़र ने बहुत छेमते हुए मुझे बताया कि वह स्टूडेंट बड़ी परेशानियों से गुज़र रही है, इसलिए कंपैशनेट ग्राउंड्स पर मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाया कि वह छात्रा मुझे दिल्ली में स्वयं मिलने आएगी और मैं उसे उस थीसिस को सुधारने की गाइडेंस दे दूं। बात तो थोड़ी अटपटी लगी, पर मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। जब वह महिला मुझसे मिलने आई तो मैंने पाया कि वह अपनी थीसिस से जुड़े एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे पा रही थी। आखिर मुझे पूछना ही पड़ा कि क्या उसने वह थीसिस स्वयं लिखी है। हताश होकर उसने सच बता ही दिया कि उसने स्वयं कुछ नहीं लिखा, पूरा मैन्युस्क्रिप्ट उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा था। वह बॉयफ्रेंड एक हिंदी अखबार में रिपोर्टर के पद पर कार्यरत था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की थीसिस मेरे रिसर्च पेपर को हिंदी में अनुवाद करके तैयार कर डाली, क्योंकि वह छात्रा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने की भी क्षमता नहीं रखती। यह हाल था एक नामी ग्रामी लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट प्रोफेसर द्वारा सुपरवाइज्ड पीएचडी छात्रा की थीसिस का। मैंने तो ऐसी फर्जी थीसिस अप्रूव नहीं की, लेकिन क्योंकि उनकी ऑफिशियल गाइड बहुत रसूख वाली फेमिनिस्ट थी, इसलिए उन्होंने आसानी से किसी और जानकार प्रोफेसर से अप्रूव करवा ली होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी मोटी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या ही हाल होगा। फ्रेंड्स, आज का भारत ऐसा अनोखा देश है जहाँ बहुत सारे पीएचडी डिग्री वाले महानुभाव भी ना तो अंग्रेज़ी में और ना ही अपनी मातृभाषा या फिर हिंदी में 10 वाक्य भी सही व्याकरण और सही स्पेलिंग्स के साथ लिखने की क्षमता रखते हैं। सच तो ये है कि शिक्षा के सरकारीकरण ने हमारी अनूठी ज्ञान परंपराओं को नष्ट करके तबाही मचा दी है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पॉलिटिकली करेक्ट ब्यूरोक्रेट्स द्वारा तैयार किए एकेडमिक क्यूरिकुलम की वजह से लिंग्विस्टिक क्रिपल्स की मास प्रोडक्शन हो रही है, जो किसी एकेडमिक विषय पर तो क्या अपने परिवार या मोहल्ले के बारे में भी छोटा मोटा ढंग का निबंध लिखने की क्षमता नहीं रखते। ऐसा देश विश्व गुरु तो छोड़ो, विश्व कुली बनने लायक नहीं रहा। और जो थोड़ी बहुत एलीट एजुकेशनल संस्थाएं काबिल स्टूडेंट्स पैदा कर रही हैं, उनमें से अधिकतर छात्र भारत से छुटकारा पाकर विदेशों में नौकरी करने को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि कास्ट बेस्ड कोटास के चलते मेधावी छात्रों को बढ़िया से बढ़िया नंबर लाकर भी ना तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाता है और ना ही नौकरियां। जिस देश में हजारों वर्ष पहले पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण महाभारत जैसे अद्भुत महाग्रंथ लिखने वाले लोग पैदा हुए हों, जिस देश में कालिदास जैसे महाकवि हर प्रांतीय भाषा में पैदा होते रहे, जिस देश के वेद पुराणों का अध्ययन आज नासा जैसी संस्थाएं कर रही हैं, क्योंकि उन ग्रंथों में जो ज्ञान का भंडार उन्हें मिल रहा है उससे अमेरिका और यूरोप की एलीट यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिस देश के पुरातन आर्किटेक्चरल वंडर्स का मुकाबला दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पा रहा, जबकि सरकारी डिग्रियां प्राप्त आज के आर्किटेक्ट्स विदेशी मॉडल का आर्किटेक्चर कॉपी करके डब्बे नुमा ऐसे घर और बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ना ही टिकाऊ और ना ही देखने में सुंदर।
जिस देश की माइंड और बॉडी हेल्थ के ज्ञान भंडार के सामने वेस्टर्न साइंस मम्बो जम्बो लगती है, जिस देश की अद्भुत सुंदरता वाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को खरीदने हजारों वर्ष तक दूर दराज के देशों से लोग आते रहे, लेकिन आज हमारे घरों में पूजी जाने वाली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, पेन पेंसिल और बाथरूम स्लिपर्स तक चाइना या अन्य देशों से इंपोर्ट हो रहे हैं। जिस देश की तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसी पुरातन यूनिवर्सिटीज़ तब फल फूल रही थी जब पश्चिमी देशों में लोगों ने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था, इसलिए भारी जोखिम की पैदल यात्राएं करके भारत की यूनिवर्सिटीज़ में विदेशों से अनेकों छात्र आते रहे। उस देश की सरकारों ने कैसे ऐसा नखिद्ध शिक्षा तंत्र इजाद कर डाला जो मास स्केल पर अनएम्प्लॉयबल लुम्पन पैदा कर रहा है, और जहां 9वीं 10वीं तक के बच्चे भी एग्ज़ाम स्ट्रेस के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, जहां पीएचडी डिग्री प्राप्त किए लोग भी 10 कोहेरेंट वाक्य न बोल न लिख पाते हैं, जहां 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाली टीचर 4थी क्लास की परीक्षा में फेल हो जाती है, जिस देश में लाखों की संख्या में नौजवान इंजीनियर की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन सही में वे एक क्लर्क या चपरासी की नौकरी करने के लायक भी नहीं है। और ऐसे सभी परिवार जो साधन जुटाने की क्षमता रखते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने को भेज रहे हैं, भले ही उसके लिए कर्ज लेना पड़े या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़े। इस भीषण संकट का इलाज कड़े से कड़ा कानून भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं बाढ़ ही खेत को खा रही है, या यूँ कहें कि भेड़ियों से भेड़ों की रखवाली की उम्मीद करना मूर्खता है। इलाज के लिए शिक्षा के सरकारीकरण पर रोक लगानी होगी। मुझे मालूम है मेरे इस मत से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान भारतीयों को अनकंडीशनल गुलामी स्वीकार करने की लत लगा दी गई। नतीजतन आज हम नेताओं और अफसरशाही को माई बाप समझकर हर फैसला गवर्नमेंट पर छोड़ रहे हैं, और इस गुलामी को हमने मॉडर्निटी का सर्टिफिकेट दे दिया। इस विषय पर बहुत जल्दी फिर से विस्तार में चर्चा करेंगे। इस बीच आपके दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे हों, कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। उनका उत्तर देने के लिए विशेष प्रोग्राम बहुत जल्द करेंगे। और भूलिए नहीं, सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। इस वीडियो को और अनेकों जो हम वीडियो मानुष इंडिया चैनल पर डाल चुके हैं, उनको अपने मित्रों के साथ, कॉलीग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ शेयर करना भूलिए नहीं, और यथासंभव आर्थिक सहयोग भी करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।